कौन सा वादा? यारम बलोच ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। यही कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। आपको पता है, आदम बरो से बात भी नहीं की मैंने कब से। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं खुद को कितना तन्हा महसूस करती हूँ उनके बगैर। पहले आप मुझसे अच्छे से बात करते थे, मेरी चीज़ों का ख्याल रखते थे। अब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं और प्यार भी नहीं करते। इसने दुख से इसकी तरफ देखते हुए मासूमाना अंदाज में शकवा किया। हैं? ऐसा कब हुआ? मैंने कब प्यार? वो खुद ही सोच में पड़ गया। अब मैं भी क्या सोचने लगा। अब आप मुझे बात बात पे डांटते हैं, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगता है आपका इग्नोर करना। चाहत के नम आवाज़ में कहे गए अल्फाज पर यारम बलूच का दिल बंद होने लगा। उसने आगे बढ़कर नरमी से चाहत का मखमले नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया। आई एम सूरी चाहत, रेली सूरी। बस बाबा साईं की जदाई से कुछ टेंशन में था। वो इसके हाथ की पश्त अपनी पूरों से सहलाते हुए गंभीर आवाज़ में बोल रहा था। इसके मोहब्बत भरे लम्स पर चाहत के आंसू निकल आए। कितने दिनों बाद उसे किसी का मोहब्बत भरा लम्स महसूस हुआ था। प्लीज़ मुझे आदम बरो से मिला दें, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी अगर इन्हें ना देखा तो। ऐसी दिल दहला देने वाली बातें मत करो चाहत। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे जीने की वजह बन गई हो तुम। चाहत मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुमसे नज़रें नहीं मिला सकता। अगर तुम्हें सच पता चल गया तो कहीं तुम मुझे छोड़ ना जाओ, यही सोचकर खामोश हूँ। ना तो तुम्हें सच बताने की हिम्मत कर पा रहा हूँ और ना तुम्हें खो देने की। खुद को सज़ा देने के लिए तुमसे दूरी को चुन लिया है, वो दिल में बोला। चाहत इसके बोलने की मंतज़र थी, मगर वो खामोशी से चलता हुआ अपनी जगह पे जाकर लेट गया और एयर कंडीशन की स्पीड बढ़ाकर आंखें मूंद लें। चाहत इसके जवाब की मंतज़र जहाँ थी वहाँ कितनी देर खड़ी यही सोचती रही कि वो इससे जब भी आदम से मिलने की बात करती है वो हमेशा यूं ही खामोश हो जाता है। ऐसा क्यों? वो कुछ देर अपने नन्हे से जहन पे जोर डालते हुए वहीं खड़ी सोचती रही। फिर छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गई। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, एक नर्स ने जबीदा को बताया। इससे पहले कि जबीदा डॉक्टर के कमरे में कदम रखती, उनसे कुछ पूछने के लिए इसके कदम डॉक्टर वहाज और आतिश बलूच की आवाज़ ने वहीं जकड़ लिए। डॉक्टर, आप ये रिपोर्ट्स देखकर बताएं कि क्या प्रॉब्लम के उन्हें। आतिश बलूच ने रिपोर्ट्स डॉक्टर वहाज की तरफ बढ़ाएं। वो रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने लगे। आतिश, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशेंट फेफड़ों के कैंसर के मरज़ में मुब्तला हैं, उन्होंने अपने पेशा वराना अंदाज में कहा। क्या? मगर? आतिश बलूच उनकी बात सुनकर हैरान हुआ। जी, उनका वक्त इलाज नहीं किया गया, इसीलिए अब मर्ज़ आखिरी स्टेज पे है। इसमें हमारे खलिए एक सेट मदद के लिए सेल साइकिल में दाखिल होते, जहां उनकी ग्रोथ होती है और फिर वो इस साइकिल से निकल जाते हैं। मगर ये अमल अगर बेरब्त और बेहंगम हो जाए तो खलियों की ग्रोथ बेकाबू हो जाती है, जो कैंसर का बायस बनती है। फेफड़ों के कैंसर में फेफड़ों के खलिए बेलगाम होकर तकसीम होते चले जाते हैं। ये खलिए हमारे खून में ऑक्सीजन फराहम करने के ज़िम्मेदार होते हैं, मगर इन हालात में हमारी सांस लेने की सलाहियत खासी ख़राब हो जाती है। वैसे तो कोई भी शख्स कैंसर का शिकार हो सकता है। वो कैंसर जो फेफड़ों में शुरू होते हैं उन्हें प्राइमरी फेफड़ों का कैंसर कहा जाता है, और वो कैंसर जो जिस्म में किसी मुख्तलिफ जगह से फेफड़ों में फैलते हैं उन्हें सेकेंडरी फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। इस कस्म के खलियों की बुनियाद पर जिसमें कैंसर बढ़ना शुरू होता है। बाहर खड़ी जबीदा के सर पे तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इसे उनकी बातों से बस इतनी अंदाज़ा हुआ कि उसे कोई बड़ी ख़तरनाक बीमारी हो गई है। वो वहीं दीवार के साथ लगी रोने लगी। इसे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो सुसी की, इसके जाने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि आतिश बलोच डॉक्टर वहाज से बात ख़त्म करे बाहर निकला और ज़बैदा को बाहर देखकर ठक कर वहीं रखा। ज़बैदा की भैगी आंखों को देखकर वो अंदाज़ा लगा चुका था कि ज़बैदा ने सब सुन लिया है। आप फ़िक्र मत करें, आपका इलाज होगा तो आप ठीक हो जाएंगी। आतिश बलूच ने ठहरे हुए अंदाज में उन्हें तसल्ली दी। छोटे सरदार, मुझे अपनी नहीं ससी की फ़िक्र है, उसने रंधे लहजे में कहा। आप उसकी फ़िक्र मत करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसने बात का आगाज़ किया। जी जी छोटे सरदार, ज़बैदा ने मुअद्दब अंदाज में कहा।
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुसी से निकाह कर कि उसे अपनी ज़ौजियत में लेना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप सरदार? वो हैरत ज़दा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने क्या कहा है, वो रसान से बोला। पर सरदार, इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। आप सब जानते हुए भी कि इसके साथ क्या हुआ, वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। जी, इसने फ़कत इतनी ही कहा। आपका हम गरीबों पे इतना बड़ा एहसान ज़बीदा इसके सामने हाथ जोड़कर इसके पैरों में गिर पड़ी। इसके तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि वह ऊंचे शमले वाला शहज़ादा उनकी बेटी को अपने निकाह में लेगा। उठिए पलेज़, ऐसा मत करें। तालीम हम सबको बराबरी का दर्ज देती है। क्या फ़ायदा पढ़ने लिखने का जो हम वही दकियानूसी ख़यालात के पैरोकार बने रहें। आप मेरे लिए मेरी मासा जैसी हैं। अब दोबारा मैं आपको मेरे सामने ऐसा करते ना देखूं। उसने उनके शानों से थाम कर इन्हें उठाते हुए शाइस्तगी से कहा। ज़बैदा तो अपनी बेटी के मकदर लिखने वाले पे 100 बार कुर्बान जा रही थी। खुशी से इसकी आंखें झलमलाने लगीं। आप बस मेरे बाद मेरी बेटी सिसी का ख्याल रखिएगा। उनकी बात पर आतिश बलूच की मुस्कुराहट मानंद पड़ी। चेहरे का रंग उड़ा था। दिल में अनजाने से खौफ ने जन्म लिया। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको अभी बहुत सा जीना है। मुझे और सिसी को दुआएं देनी हैं। इसने नरमी से कहा। जिंदगी का क्या भरोसा है छोटे सरदार। आज हूँ कल न हुई तो मेरी बच्ची तन्हा न रह जाए। आप कभी मेरी सिसी का साथ मत छोड़िएगा। नम आंखें आतिश बलूच के खूबरो चेहरे पर थीं। मेरा वादा है, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा और आपका भी। आतिश बलूच ने अकीदत से उनका झरियों ज़दा हाथ थाम कर उन्हें तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। हथेली पर लब रखे, सिसी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो दर्द भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोले, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज ही मौलवी साहब का इंतज़ाम करता हूँ। वो कहकर वहाँ से जाने लगा, मगर फिर रक्का और वापस आया। आप सिसी को मत बताइएगा कि इसका निकाह मुझसे हो रहा है। बस उसे इस निकाह के लिए मनाने का काम आपके ज़िम्मे है। वो कहकर रक्का नहीं चला गया, जबकि ज़बेदा उसकी बातों पर गौर करने लगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन उसकी बात भी तो माननी थी। वो सिसी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सिसी आंखें खोले एक ही जाविये में छत को घूर रही थी। ज़बीदा इसके सरहाने की तरफ बैठकर इसके बालों में अंगलियां चलाने लगी। सिसी, एक बात कहूँ? कुछ देर गुजरने के बाद ज़बेदा ने अपनी बात का आगाज़ किया। जी अम्मा, वो खोए हुए अंदाज में बोली। मेरी एक बात मानेगी? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा। आगे कभी तेरी कोई बात टाली है? वो नज़रों का रख ज़बीदा की तरफ कहे बोली। तो ठीक है, फिर मैंने तेरा निकाह तय कर दिया है। अभी कुछ देर में मौलवी आता ही होगा। उन्होंने गविया अपने अल्फाज से सिसी के सर पे धमाके किया। ये क्या कह रही है तो मासा? वो उनका अपने बालों पे मौजूद हाथ अपने हाथ में सख्ती से पकड़कर हैरत ज़दा आवाज़ में बोली। इसे अभी भी यकीन नहीं आया था। देख सिसी, इनकार मत करना। अभी तूने कहा था कि तो मेरी बात मानेगी। उन्होंने उसे थोड़ी देर पहले की गई इसी की बात याद दिलाई। पर मासा, इसके हलक में जैसे कांटे अगाए, इसके गले की गलटी अभर कर मादूम हुई। आँखों के किनारों से आंसू बांध तोड़कर बहने लगे और इसके रखसारों को भगोने लगे। कैसे सेंच कर रखा था इसने खुद को अपने शहजादे के लिए। अब मैं शहजादे को क्या मुना दिखाऊंगी? क्या कहूँगी कि मैं इसके लिए अपनी हिफाजत भी ना कर सकी। इसका सामना करने से बेहतर तो मैं मर जाती। ऐ अल्लाह, मुझ पे एक करम करना। बस मेरा इससे दोबारा कभी सामना ना करना, वरना मैं तो इससे नज़रें भी ना मिला पाऊंगी। नहीं मासा, मैं किसी के काबिल नहीं। कौन अपनाएगा मुझे इस दागदार वजूद के साथ? वो करब ज़दा आवाज़ में बोली। वो ना पूछ मुझसे कौन अपनाएगा। तुझे बस इतना याद रख, वो एक फ़रिश्ता सिफत इंसान है और तुझे उसकी हर बात माननी है। ये तेरी मासा हुक्म है। वो प्यार से कहती हुई आखिर में हाकमाना अंदाज में पेश आए। नहीं मासा, मुझसे नहीं होगा। मैं किसी का भी सामना नहीं कर सकती। सस्सी, तुझे तेरी मासा की कसम, इनकार मत करना। तेरे भले के लिए ही है सब। उन्होंने उसका हाथ उठाकर अपने सर पे रखते हुए कसम दी। सिसी को अपना सांस रखता हुआ महसूस हुआ। इसने करब से आंखें मूंद लें, इसे सहारा देकर उठा कर बैठाया और उसके सर पे दुपट्टे का घूंघट ओढ़ा दिया। कुछ देर में मौलाना साहब अंदर आए और उनके साथ डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर वहाज भी थे। आतिश ने अपनी यूनिवर्सिटी के 2 दोस्तों को भी बुला लिया था।
सुसी को कुछ खबर ना हुई कब और कैसे निकाह हुआ। वो बस किसी रोबोट की तरह उनकी हाँ में हाँ मिलाती गई और फिर वापस शकस्ता वजूद लिए हॉस्पिटल के बस्तर पर ढासी गई और आंखें मूंद लें। क्या सोचा था और क्या हो गया था, यही सोच सोच कर वो ढाल हो चुकी थी। सूरज की रोशनी 400 अपने पर फैलाए पूरे आब व ताब से चमक रहा था। धौप की सुनहरी करने खिड़की के रास्ते इसके चेहरे पे पड़े तो हादिया ने अपनी नींद से बोझल आंखें मसल कर खोलें और अपने साथ सोए हुए अपने शरीक हयात की तरफ देखा, जो दुनिया व माफिया से बेखबर मीठी नींद के मज़े ले रहा था। उसे सुबह ही सुबह शरारत सूझी। उसने नचला होंठ दांतों तले दबाया और कंफर्टर अतार कर एक तरफ करते हुए अपनी जगह से उतर कर कबर्ड की तरफ बढ़ी। फिर टावल और अपने कपड़े लिए वाशरूम की तरफ बढ़ गई। वापस बाहर आई तो ड्रेसर के सामने खड़ी अपने भैगे बालों में ब्रश फेरने लगी और शीशे में से हाथ बलूच के चेहरे पे नज़रें जमाए हुई थी। अपना दुपट्टा उठाकर शानों पे डाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता दब्बे पांव चलते हुए हाथ बलूच के सरहाने की तरफ आई। जैसे दब्बे कदमों से इसके पास गई थी वैसे ही वापस दरवाजे के पास आ गई। उसकी पूरी तैयारी थी बाहर भागने की। तभी 1 मिनट का वक्त पूरा होते ही पूरे ज़ोरों शोरों से अलार्म हाथ बलूच के कानों के पर्दे फाड़ने लगा। वो हड़बड़ा कर गहरी नींद से जागा और गुस्से से झंझलाते हुए अलार्म कलाक को उठाकर ज़मीन पे दे मारा। किसने लगाया ये? तभी इस अलार्म कलाक की आवाज़ के साथ हादिया की खखलाहटें कमरे में गूंजने लगीं। हाथ बलूच ने अपनी नींद से बूझल सरखी माइल आंखों से उसे घूर कर देखा। शादी की पहली सुबह मुबारक, तुम्हें भी तो पता चले किस बिला को ले आए हो। वो चहक कर बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, ससुराल में मेरा पहला दिन है, अपने घर वालों से मेरा तारुफ नहीं करवाओगे? वो हंसते हुए लहक लहक कर बोली, हादिया। वो दानत पैस कर रह गया। अच्छा चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद ही मिल लेती हूँ, और हाँ अच्छे से तैयार होना। वो शरारत से कहते हुए बाहर निकल गई। वो तासुफ से सर हिलाते हुए अपनी जगह से उठा और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। पहला सॉट निकाला तो उसने आंखें सकीड़ कर देखा, कमीज़ के बटन टूटे हुए थे। उसने झंझला कर उसे वापस फेंका और हैंगर से दूसरा जोड़ा निकाला। इसका भी यही हाल था। हाथ ने सारे सॉटों को अलट पलट कर देखा, सब के बटन टूटे हुए थे। इसने सारे सॉटों का गोला बनाकर गुस्से से ज़मीन पे दे मारा। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें बलवा कर अपनी कमीज़ के बटन लगवाऊं? हन, सोचना भी मत। मैडम हादिया, आपका ये हरबा नाकाम हुआ। इसने आज मामूल से हटकर शलवार कमीज़ पहनने की बजाय निचले खाने से अपनी ट्राउज़र शर्ट निकाल कर पहनी, जो वो कभी कभार पहन लेता था जैसे ही वो उसने वाशरूम में कदम रखा। इससे पहले कि वो फंसल जाता, इसने अपना हाथ दीवार पे रखकर खुद को गिरने से रोका। वाशरूम का फर्श शैम्पू से भरा हुआ था। ये सब इसी का क्या धरा है? वो दानत कचकचा कर बोला, फिर शावर खोलकर शैम्पू बहाने लगा। बाथ लेकर फारिग होते जैसे कि इसने हाथ बढ़ाकर टावल उतारना चाहा तो वो भारी सा महसूस हुआ। देखा तो टावल पूरा का पूरा गीला था, जैसे कुछ देर पहले धोकर लटकाया गया हो। इसमें से पानी की बूंदें टिप टिप कर रही थीं। वो गुस्से से तलमलाते हुए बना टावल का इस्तेमाल किए ही बाहर निकल आया। बालों में ब्रश किया। शीशे में भी उसके तीखे नुकूश तने हुए थे। उसने जूते पहने तो वो भी गीले। अब तो इसके सब्र का पैमाना असल में लबरीज हुआ। अपने शॉज रेक के पास गया। वहाँ से दूसरे पहनकर वो धाड़ से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। तुम्हारी सुबह तो अब मैं गड़ मॉर्निंग बनाता हूँ, ऐसा झटका दूंगा, दोबारा मेरी सुबह इस तरह की गड़ मॉर्निंग बनाना भूल जाओगी। हादिया सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो सामने ही बड़ा सा किचन नज़र आया, जहाँ से मध्यम सी बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो आहिस्ता से चलती हुई अंदर आई तो देखा शाजिया आमलेट बना रही थी और जर्श बलूच पराठे, जबकि चाहत वहीं करीब खड़ी थी। यारम बलूच जागंग के लिए बाहर जा चुका था। इस्लाम वालेकुम, हादिया ने धीमी आवाज़ में कहा तो सब ने पलट कर उसे दरवाजे में खड़ी देखा। वालेकुम अस्सलाम, आओ अंदर, जर्श बलूच ने शफीक अंदाज में कहा। रात को मुलाकात नहीं हो सकी हमारी, वैसे तुमने पहचाना मुझे मैं कौन हूँ? नहीं, हादिया ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं हाद की माँ हूँ और ये तुम्हारी जेठानी चाहित। हादिया के चेहरे पे उनकी सास होने के बारे में सोचकर मुस्कुराहट आई, मगर जेठानी, और वो भी इतनी छोटी उम्र, नाजक सी नीली आँखों वाली गड़िया जैसी लड़की को देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। आप बहुत क्यूट हैं। हादिया ने खुले दिल से इसके मना पे ही इसकी तारीफ़ की
और दोस्ताना अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं। चाहत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा और उससे हाथ मिलाया। लाएं मासा, मैं भी आपकी मदद कराऊं। हादिया ने जर्श बलूच के पास जाते हुए अपने पन से पेशकश की। अब उसने यहीं रहना था, यही मुस्तकिल ठिकाना था, तो क्यों ना घल मिलकर रहती। तो उसने खुद ही अजनबियत की दीवारें गिरा कर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। अरे नहीं, पहले ही दिन अपनी बहू से काम कराऊंगी। सब सुनेंगे तो मुझे जालिम सास कहेंगे। तुम बैठो, मैं बना रही हूँ ना। वैसे भी काफ़ी दिनों से अपने कमरे में ही थी, ये चाहत ही लेकर आई है जद करके आज मुझे मेरे कमरे से। कह रही थी मेरे हाथ के पराठे खाने हैं। हादिया को बहुत अच्छा लगा जर्श बलूच और चाहत का आपसी प्यार। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो सास बहू हैं। ऐसा लगा जैसे माँ और बेटी आपस में बात कर रही थीं। फलक बलूच की जदाई के बाद चाहत ने उनके साथ वक्त गुजारना शुरू किया तो इन दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। सच कहूँ, मुझे ना जलन हो रही है आपका प्यार देखकर। मैंने भी कभी अपनी मासा को नहीं देखा। मुझे अम्मा बी ने पाला है। अगर मेरी मासा जिंदा होती तो वो भी यूं नहीं प्यार करती जैसे आप करती हैं। वो भराए लहजे में बोली। तुम भी तो हमारी अपनी ही हो। तुम्हारी माँ अनाया मेरी नंद और हाथ की फप्पू थी। अल्लाह ताली ने मुझे 3 बेटे दे, मगर बेटियां नहीं। आज तुम दोनों के रूप में मेरी बेटियों वाली हसरत भी पूरी हो गई। तुम्हें भी मैं ऐसा ही प्यार दूंगी जैसे चाहत से करती हूँ। तुम मेरे लिए इससे कम नहीं हो। जैसे मुझे मेरे बेटे प्यारे हैं, वैसे तुम दोनों भी। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरे बेटियों की खुशी हो तो इस हिसाब से मेरी भी। उन्होंने कहते हुए पराठे को घी लगाया। मैं जूस बनाऊं? हादिया ने पूछा। यानी कि तुम आराम नहीं करोगी? चलो, अगर इसी में तुम्हारी खुशी के तो बना लो। जर्श बलूच ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। तो हादिया जूस बनाने लगी। मम्मी, एक बार पूछूं? चाहत ने उन्हें पराठा तुवे से उतार कर हाथ पाट में रखते हुए देखकर पूछा। हाँ पूछो ना। मम्मी, ये फ़र्श किससे बना है? चाहत, जो कब से खामोश फ़र्श पे नज़रें जमाए हुई थी, उसने चमकते हुए फ़र्श को देखकर पूछा। चाहत, ये सिंग मरमर के पत्थर से बना है। उन्होंने जवाब दिया। मम्मी, इस पत्थर में से कुछ गुजर सकता है। वो फिर से कुछ गहरा सोचकर अगला सवाल कर गई। बेटी, सिंग मरमर में से सिर्फ जैतून की जड़ें गुजर कर इसे फाड़ सकती हैं और कुछ नहीं। मम्मी, तो क्या वो जैतून की जड़ें में बन सकती हूँ? ये कैसा सवाल है चाहत? वो चौंक कर मड़े फिर बोलें। बताएं ना मम्मी। वो बज़द हुई। अच्छा, पहले बताओ मुझे ये पत्थर कौन है जिसमें से तुम जैतून की जड़ बनकर इसमें से गुजरना चाहती हो? उन्होंने उसकी ठोड़ी को छोकर पूछा। आपके बेटे। वो बना लगे। लपटे मासूमियत से मन्ना फैलाकर बोली। जर्श बलूच पहले तो हैरान हुए, फिर हंसते लगे। शाजिया, देखो, मेरी बहू मेरे ही सामने मेरे बेटे की बड़ाई कर रही है। ये वक्त भी आना था। शाजिया के साथ साथ हादिया का कहका भी शामिल हुआ। हाँ, तो मैंने गलत किया कहा। वो हर वक्त इस सिंग मरमर के पत्थर की तरह स्टोन मेन बने रहते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। वो सादगी से बोली। लो भला, इतनी प्यारी बीवी मिली है उनको और हमारे जीठ साहब इससे बात भी नहीं करते। ये तो ठीक बात नहीं ना मासा। हादिया ने जर्श बलूच की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आज मेरी बेटी बड़ी समझदारी की बातें कर रही है। सुबह जर्श बलूच मुस्कुराएं। तुमने नाराज़ कर दिया होगा इसे, तभी वो बात नहीं करता होगा। तुम में से प्यार से मनालवा मान जाएगा। उन्होंने उसे मशूरा दिया। मम्मी, प्यार से कैसे मनाऊं? इसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछा। ये भी मैं बताऊंगी अब। हादिया, तुम ही अपनी जेठानी की मदद करो इस सिलसिले में। उन्होंने पहले चाहत की तरफ देखा, फिर हादिया से कहा। मैं कैसे? हादिया बौखलाकर बोली। आपको पता है, मेरी एक दोस्त है सुसी, वो बहुत अच्छी है। मम्मी, इतने दिन हो गए सुसी क्यों नहीं आ रही? इसने जर्श बलूच से सवालिया अंदाज में पूछा। शाजिया, तुम्हें कुछ पता है जबीदा और सुसी का? उन्होंने उससे पूछा। बड़ी सरदारनी जी, मैं गई थी। इसके घर में ताला लगा था। साथ वाले बता रहे थे कि जबीदा की तबीयत ठीक नहीं थी। लगता है वो किसी रिश्तेदार के पास शहर गई है इलाज कराने। मुझे बता देती जाने से पहले, उसे इलाज के लिए कुछ रकम दे देती। चलो, अच्छा हुआ चली गई। वक्त रहते इलाज करवा ले। अच्छा चलो, नाश्ता बन गया है, बाहर डाइनिंग टेबल पे लगाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। जर्श बलूच ने उन्हें हदायत दें और ख़ुद बाहर निकल गईं। आ गए तुम?
उन्होंने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए यारम बलूच की तरफ देखकर इस्तफसार किया। जी मासा, काफ़ी दिन हो गए थे जागंग पे गए। आज जागंग करते हुए कुछ दौड़ निकल गया, इसीलिए देर हो गई। चाहत इसके लिए टावल लेकर इसके पास गई ताकि वो अपना पसीना पूंछ ले। ऑट्स ओके। यारम बलूच ने हाथ में पकड़ा हुआ एक शापर साइड टेबल पर रख दिया और चाहत को एक हाथ उठाकर रोकते हुए अपने कमरे में चला गया। फरेश होने हाथ बलूच जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, चाहत को अफसरदा चेहरा लिए यारम बलूच की पश्त को घूरते देखा तो उसने तासुफ से सर हिलाया। फिर डाइनिंग टेबल की तरफ आया और चेयर घसीटकर इस पर बैठ गया। नाश्ता लग चुका था। कुछ ही देर में यारम बलूच भी तैयार हुए। गरे कलफ लगी शलवार कमीज़ में मलबूस कफ मोड़ते हुए नीचे उतर आया। माँ सा जूस दीजिएगा, इसने जर्श बलूच को मुखातब कहे कहा, क्योंकि जूस उनके करीब पड़ा हुआ था। यारम बेटा पराठा खाओ, बाद में जूस भी पी लेना। नहीं मासा, पराठा बहुत आयली है, आपको पता भी है इसमें कितनी कैलोरीज हैं। अभी जो कैलोरीज बर्न करके आया हूँ इससे डबल ले लें तो क्या फ़ायदा ऐसी जागंग का। आप जौस दे दें। बेटा ये असली घी का पराठा है, इससे वज़न नहीं बढ़ता। माँ सा सदके जाए, सारे काम की जिम्मेदारी है तुझ पे अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। खा पी, छोड़ इस कलोरी के चक्कर। एक तो वो सड़ी हुई काली काफ़ी पीकर अपना खून जलाता रहता है, ऊपर से रोटी भी छोड़ देगा तो क्या बनेगा तुम्हारा। वो परेशानी से उसे डपटने के अंदाज में बोले। माँ सा, सुबह सुबह ही इलाके के सरदार की उसकी माँ हाथों बेइज्जती होते कोई देख ले तो क्या कहेगा। यारम बलूच ने हल्के फल्के अंदाज में मुस्कुराकर कहा और जौस का गिलास लबों से लगाया। अरे वो टेबल पे शापर में क्या है। हाथ बलूच जो पराठा खा रहा था, इसकी नज़र सामने मौजूद शापर पे पड़ी तो उसने पूछा, वो इसमें गजरे हैं। यारम बलूच ने गिलास टेबल पे रखते हुए कहा, आवो तो भाभी सा के लिए लाए हैं। वो शरारत से उसे छेड़ते हुए बोला, नहीं, वो तो जागंग कर कि वापस आ रहा था तो एक औरत ने मजबूर कर दिया लेने के लिए। इसने सफाई पेश की। डायरेस्ट मगरबी भाई। हाथ चाहत से मुखातब हुआ जो यारम के चेहरे पे नज़रें जमाए हुई थीं। वो चौंक कर हाथ की तरफ देखने लगी। आप ज़रा खुद पे तवज्जो दें, कोई सजा सनवरा करें ताकि आपके सरदार की तवज्जो आपकी तरफ हो। न जाने कैसे हस्बैंड हैं आपके, ना आपको कहीं घुमाने लेकर गए और ना कोई गफ्ट शफ्ट दिया। भाई शाजिया जाओ, वो गजरे वाला शापर उठाकर अपने बड़े सरदार का दो, आज वो हमारे सामने अपनी वाइफ को गजरे पहनाएंगे। यारम बलूच ने गजरे पहनाकर इसके मरमरी हाथों का बगूर जायज़ा लिया। बयोटी फल ना भाई सा, इसने अब्रो अचकाकर शरारती अंदाज में पूछा। आपने भाभी सा की दिल्ली ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हाथ साहब, आप मेरी मसस के दिल की बात जानने की बजाय अपनी नई नवीली मसस की तरफ तवज्जो दें। उनसे पूछें उनका दिल उस वक्त क्या चाह रहा है। यारम ने हादिया को मुसलसल हाथ को देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसने हाथ की तवज्जो हादिया पे दिलाई। हादिया ने सटपटा कर नज़रों का जाविया बदल दिया। हादिया, तुम्हारी कलाइयाँ सोनी क्यों हैं? हाथ ने तुम्हें कंगन नहीं दए। हादिया ने जवाब देने से पहले हाथ की तरफ देखा। वो माँ सा। हादिया मज़ीद बोल ना सकी। हाद पहले बहुत मोहब्बत के दावेदार बने फिरते थे, अब मोहब्बत एक ही रात में ख़त्म हो गई। यारम बलूच ने हाथ की तरफ देखकर चबते हुए लहजे में सवाल किया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, हम दुनिया दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। हादिया ने रात में उतार कर ड्रेसर पे रखे थे, शायद उसे पहनना याद नहीं रहा हो। हाद ने फ़ौरन बात बनाई। जाओ हाथ लेकर आओ, तुम भी हमारी बहू को हमारे सामने कंगन पहनाओ। लेकिन मैं, इससे पहले कि वो कुछ कहता, जाओ। उन्होंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। हाथ बलूच बादल नखवास्ता उठा और जाकर कमरे से वो मखमली केस ले आया जिसमें कंगन थे। वहीं खड़े खड़े हादिया का हाथ पकड़कर इसमें कंगन पहनाए। हादिया मुस्कुराई तो हाद ने सलगती हुई नज़रों से उसे देखते हुए फिर जर्श बलूच की तरफ देखा। मासा, मुझे आपसे और भाई से एक ज़रूरी बात करनी थी। वो सपाट अंदाज में बोला तो यारम बलूच और जर्श बलूच ने चौंक कर उसे देखा। अब भाई यहाँ हैं, वो सब संभाल रहे हैं, तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ, बल्कि आज जा रहा हूँ, आपको बताना था। हादिया ने इसके अचानक फ़ैसले पे फ़क़ निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसका रंग युकलख्त फीका पड़ा। ये कौन सी उम्र है पढ़ाई मुकम्मल करने की? यहाँ रहे बच्चे पैदा कर, अब उन्हें पढ़ा।
जरश बलूच करख्त आवाज़ में बोले, खबरदार जो घर से एक कदम भी बाहर निकाला। हादिया के दिल को थोड़ा सुकून मिला, मगर बच्चों वाली बात सुनकर इसके गाल गुलाबी हो गए। मासा, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, वो अटल अंदाज में कहते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाओ बच्ची, जाकर उसे रोक लो। जरश बलूच ने हादिया की डबडबाई हुई नज़रों में देखकर कहा। वो अपने कमरे में आ गया और बेचैनी से इधर चक्कर काटने लगा। मैं शायद डिप्रेशन में कल इसके साथ ज़्यादा ही बड़ा सलूक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक मैं अपने आप को इस सदमे से निकाल नहीं लेता, मुझे नहीं लगता मैं नॉर्मल हो पाऊँगा। अपनी जहनी कल्फत यूँ नहीं इस पे निकालता रहूँगा। इंसान अपनी भड़ास इसी पे निकालता है जिसे वो अपना समझता है। मुझे लगता है जब तक मैं यहाँ रहूँगा, हमारे बीच वो अभी सोच ही रहा था। जनाब, हम बातें करने वालों में से नहीं, अमल करके दिखाने वालों में से हैं। वो गुस्सा भलाए इस बार मुस्कुराते हुए चहक कर बोली, इतना गुरूर अच्छा नहीं, ले डूबता है। वो तनफर ज़दा आवाज़ में बोला, गुरूर नहीं बलूच साएं, खुद पे और ख़ुद की मोहब्बत पे एतमाद है। उसने बरजस्तगी से कहा, ज़्यादा अवर समार्ट बनने की कोशिश मत करो, मना के बल गरोगी। वो तंजिया अंदाज में हनकारा भरकर गविया हुआ, मैं गर जाऊँ ऐसा तुम होने नहीं दोगे। मुझे पता है गरने से पहले तुम संभाल लोगे। वो इसके तंज को जाम शेरें समझकर पी गई। भूल है तुम्हारी। वो अब्रो अचकाकर इस्तहज़ाइया अंदाज में बोला, क्या सच कहा है खलील जबरान ने? वाह, अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे आज़ाद छोड़ दो। अगर वो वापस न आए तो समझ लो कि वो कभी तुम्हारा हुआ ही न था, और अगर वापस आ जाए तो फिर उसकी प्रस्तुश करो। हाथ बलूच के चेहरे का रंग यकलख्त बदला, आंखें लहो रंग हो गईं। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम कहीं भी चले जाओ, लौट कर मेरे पास ही आओगे। तुम जा तो रहे हो मुझे छोड़कर, मगर इतना याद रखना, कोई शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं तामर तुम्हारी वापसी की मंतज़र रहूँगी। हाथ बलूच, वापसी में इतनी भी देर मत करना कि आखिर में माफ़ी का मौके खो दो, फिर गड़गड़ाओगे भी तो माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हारे इस जहरीले रवैये की। एकदम हादिया का लब और लहजा भी तलख हो गया। मत भूलो कि इस वक्त किससे मुखातिब हो। मेरी नज़रों में अपना असल मकाम जानती नहीं शायद। वो 2 कदम चलकर मज़ीद इसके करीब आया। जानती हूँ, हाथ बलूच की मंजूर नज़र हूँ। वो पख्ता लहजे में इसकी आंखों में आंखें गाढ़े बोली, मोहब्बत मांगनी पड़े इस दुख को समझते हो? ये मांग कर ना मिले इस दुख को समझते हो? अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।